नमस्कार, एमसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गणित की अपनी पहली क्लास, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं जो है वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो पहली इसमें है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जो हमारी एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत से जाती हैं, अनंत तक जाती हैं ना। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं होती हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, जो मतलब गिनी जा सकती हैं, जैसे जिससे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे अनंत तक जाती हैं। उसके बाद दूसरी हमारी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर भी बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को। तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में ही यदि हम 0 ऐड कर दें, 0 से अगर ये स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक जा रही हैं, तो इसे हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरी आती है हमारी पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जो हमारी निगेटिव साइड भी होती है, जैसे कि -4 -3 -2 -1, और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4। तो ये सब सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद चौथी है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर हर वाला भाग q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसका ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है, अंश वाला भाग p, ये हमारा इंटीजर होना चाहिए ना। जैसे ये हमारा √16/25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/5। तो ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा 0 नहीं है। 2/5 0.36 तो 0.36 को हम ऐसे कर सकते हैं 0.36/1। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम इंटीजर बना सकते हैं ना। 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, और नीचे हो जाएगा हमारा 100। तो इसको फिर हम ये तो हमारा इंटीजर हो गया और ये हमारा 0 नहीं है, इसको हम काट सकते हैं। 4 से 4 9 36, 4 से इसे काटेंगे तो 9/25। तो 0.36 को हम 9/25 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 0.36 हमारा परिमेय संख्या में आएगा ना। 3/5 हो गया, -2/5। तो ये सब सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर उन संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि करड़ी में 2, करड़ी में 3 और पाई, जिनकी वैल्यू जो है कि वो दशमलव के बाद मतलब कंटिन्यूसली ना आती हो, लगातार ना आती हो, और वो ऐसे ही मतलब कोई भी रैंडमली आती चली जा रही हो, जैसे कि वो दोहराए ना। जैसे कि अगर ये हमारा 1/3 को हम लेंगे तो ये आएगा 1/3 को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा आएगा 0.3333। तो ये हमारा 3 जो है वो हमारा मतलब कि दोहरा रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, वहीं बार बार आ रहा है ना। तो ये हमारा जो है 1/3 हमारा रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। अगर यही संख्या जैसे करड़ी में 2 हो गया तो इसका मान आता है 1.41। फिर ये मतलब कि 4 1 4 ऐसे ही दोहराता नहीं रहता, ये फिर बाद में दूसरा आता है, दूसरा ऐसे ही आता चला जाता है। करड़ी में 3 का मान भी ऐसे ही आता चला जाता है, पाई का मान तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब संख्याएं हमारी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, उसके बाद है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं के अंतर्गत वो संख्याएं आती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, सॉरी जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं ना। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12। कैसे, देखिए 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो ये हमारी 2 से अधिक इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये हमारा भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। ऐसे अगर हम 9 का लेते हैं तो 9 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। ठीक है, तो जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो हमारे भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगला है हमारी सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं, ये हमारी सहभाज्य संख्याएं पेयर में होती है ना। जैसे 4, 9 35, 39। तो सहभाज्य संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो लेकिन उनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 और 9, तो इनके गुणनखंड देखिए 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 4, और 9 का करेंगे तो 1, 3, 9। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं और इनका HCF जो है वो 1 है। ऐसे ही 35 और 39 का करेंगे तो वो भी हमारा 2 से अधिक गुणनखंड होगा और इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। तो ये हमारे सहअभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इसके बाद और कुछ संख्याएं होती हैं, उन्हें देख लेते हैं जिन्हें आप जानते हैं। जैसे कि हमारी सम संख्याएं, जिन्हें हम इवन नंबर भी बोलते हैं। तो सम संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जो हमारी 2 से डिवाइड होती हैं, जैसे कि -4, और माइनस वाली भी जो माइनस वाली संख्याएं भी जो 2 से डिवाइड होंगी उन्हें भी हम सम संख्याएं ही बोलेंगे। -4, -2 और 2 4 6 ऐसे। ठीक है, और जो 0 है ये भी हमारी एक सम संख्या है। कैसे, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे ना। उसके बाद आती है हमारी विषम संख्याएं। इसे भी आप जानते हैं, जो हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्याएं। जैसे हो गया हमारा -5, -3, -1, और इसमें 0 नहीं आएगा, 1 3 5। ठीक है, 0 जो है हमारा वो इवन नंबर है ना। ये डाउट हम अगले
शॉर्ट्स में क्लियर करेंगे। उसके बाद और एक और अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से, जैसे 1, 3, 5, 9 नहीं होगा, 7, 11, 13, तो ये सब सारी हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती है ना, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और इन संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्य लिख के आए हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी अगर 1 से 100 के बीच में हमें काउंट करना हो, या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, तो 1 से 100 तक के बीच में हमारी 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं ना। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ये हमारी क्रमशः ऐसे होती है, 1 से 25 तक के बीच में 9, उसके बाद 25 से 50 तक के बीच में हमारी 6 अभाज्य संख्याएं आएंगी, और 50 से 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, और ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी संख्याएं कि हमारी संख्याएं इतने प्रकार की होती हैं ना। अब चलिए इन पे आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। उतार लीजिए आप इन सबको। हाँ ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 3 लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 56 हो तो संख्याएं बताइए। चलिए मैं प्रश्न लिख देता हूं। सम ही लिखता हूं, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 56 है तो संख्याएं बताइए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यदि ऐसे पूछे कि 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 56 है तो संख्याएं बताइए, तो सम हो या विषम, ये हम एक ही रूल इसमें फॉलो करेंगे ना, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या है अभी बताते हैं ना। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है 3 संख्याओं के लिए s माइनस 20/3। ठीक है, s माइनस 8/3। 3 संख्याओं के लिए 8 होता है, 4 के लिए 20 होता है, 5 के लिए 40 होता है। चलिए आगे बताएंगे। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, और s जो है हमारा वो सम है जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ना 56, ये है हमारा s। तो इसमें s की वैल्यू रख देंगे, तो x इक्वल टू अंडर 56 माइनस 8/3। ठीक है, 56 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 48/3। 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 कम 3, 3 6 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारी अंडर 16। ठीक है, अंडर 16 बराबर 4 ना। तो अब देखिए 3 लगातार सम संख्या पूछ रहा है ना, तो 3 लगातार सम संख्या हम इस प्रकार लेते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2। तो यही हमारी संख्या जो x है यही है, इसमें 3 लगातार सम संख्या में x की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारी संख्याएं आ जाएंगी। x माइनस 2, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 4, 4 माइनस 2 4 प्लस 2 4 6। ठीक है, तो 3 लगातार सम संख्याएं हमारी यही होंगी जिनके वर्गों का योगफल 56 होगा। ठीक है, ये ऐसे है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बाई एस क्या हो गया। तो ये 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल नहीं पूछा है, इनके वर्गों का योगफल पूछा है ना, तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसे ही अगर 4 लगातार सम संख्या, सम या विषम कोई भी पूछे, जैसे कि अगर विषम संख्याओं का पूछ रहा है तो आप इसका आंसर बताइए। यदि 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 83 हो तो संख्याएं बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, बताइए, देखते हैं कितने लोगों का पता है। तो ये 3 लगातार सम संख्याओं के लिए था। ऐसे ही 4 लगातार सम संख्याओं और 5 लगातार सम संख्याओं के लिए भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, बाकी सब चीज़ x वगैरह सब यही रहता है। जैसे कि अगर हमें 4 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो मिटा ही देते हैं इसको। जैसे कि ये है हमारा इस प्रकार 4 लगातार सम या विषम संख्याओं के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 4 लगातार सम या विषम संख्याओं का योगफल, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल
एस हो तो संख्याएं हम ऐसे निकालेंगे। तो संख्याएं हमारी होंगी 4 के लिए x-3 कामा x-1 कामा x+1 और x+3 ना। और x क्या होगा, x जो होगा हमारा यही √s - 20/4 ना। x की वैल्यू इसमें ये होगी √s - 20/4। और ऐसे ही 5 लगातार सम या विषम संख्याओं के लिए भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि हो गया हमारा 5 लगातार सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल s हो तो संख्याएं हमारी होंगी, संख्याएं जो होंगी वो होगी हमारी x-4 कामा x-2 कामा x कामा x+2 कामा x+4। ठीक है, जहाँ हमारी x की वैल्यू इसके लिए अलग होगी। हर एक फॉर्मूला, हर एक मतलब कि अगर 4 संख्या पूछेगा तो उसके लिए x की वैल्यू अलग होगी, 5 संख्याओं के लिए पूछेगा तो उसके लिए x की वैल्यू अलग होगी ना, ये ध्यान दीजिएगा। s - 40/5। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आया सही से बॉक्स में। इसका आंसर है 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 83 हो तो संख्याएं बताइए। तो देखिए इसके लिए पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू 3 संख्याओं के लिए क्या होती है, s - 8/3। ठीक है, और s की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, 83। 83 - 8/3। 83 में से 83 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा, और 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 5 7/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 ना, √25 जो कि 5। x की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो संख्याएं हम निकालेंगे x - 2x कामा x+2। तो संख्याएं होंगी हमारी 5 - 2 कामा 5 5+2 ना, यानी कि 3 कामा 5 कामा 7। ठीक है, तो चलिए बस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले लेसन में हम ऐसे ही नंबर सिस्टम से संबंधित और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद।